अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी। सबसे पहले शुरू करते हैं मार्केट के ट्रेंड से। उससे पहले मैं आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जिनको आवाज़ आ रही है वो चैट कर सकते हैं। सही। हम्म, ओके, तो शुरू करते हैं। मैसेज चैट पे मुझे मिल गया। सबसे पहले एक प्रेजेंटेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर माशाल्लाह से जिस तरह का हमारे एनालिसिस चल रहे हैं और लास्ट मंथ के जो हमारे सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी अचीवमेंट से। माशाल्लाह से जैसे कि लास्ट मंथ हमारी काफ़ी अचीवमेंट हुई। जो हमारी कॉल्स चल रही थी, जो स्विंग कॉल्स के पोजिशनल टारगेट होते हैं, उसके तकरीबन 3 मंथ के होते हैं और वो अचीव हुए। उसी के अंदर काफ़ी स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और जैसा कि KC 100 मार्केट का भी एनालिसिस शेयर किया जा रहा था, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह करेक्शन के टाइम पे भी आप लोगों को मेजर सपोर्ट बताई गई। और उसके अलावा बुल रन स्टार्ट होने से पहले भी समझाया गया कि बुल रन स्टार्ट होने वाला है, उसकी रेंज क्या है, किस रेंज के बाद वो अच्छा परफॉर्म करेगा। और उसी के अंदर आपको ये भी बताया गया कि दिसंबर क्लोजिंग की वजह से बैंक सेक्टर परफॉर्म करेंगे, ऑयल सेक्टर परफॉर्म करेंगे, सीमेंट सेक्टर परफॉर्म करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने परफॉर्म भी किया। और उसी के साथ साथ फर्टिलाइजर सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। खास तौर पे पीपीएल का बार बार बताया जा रहा था। पीपीएल को अपने पास आप लोगों को स्ट्रिक्ट होल्ड रखने का कहा जा रहा था कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा और इसने माशाल्लाह से काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और उसी के साथ एक इम्पोर्टेंट नोट कि स्विंग ट्रेडिंग में खास तौर पे अगर पहले चार्ट पे चलें, स्विंग ट्रेडिंग में अक्सर क्या होता है, जैसे एमएससीएफ के अगर चार्ट को देखें, चार्ट नजर आ रहा है आप लोगों को? अक्सर क्या होता है कि हम बाइंग करते हैं, बाइंग करने के बाद अक्सर स्टॉक नीचे की तरफ चल जाते हैं या फिर उसमें एक अच्छा मूव आता है। और जैसे कि एमएलसीएफ को देख सकते हैं, 106 से 132 तक गया और उसके बाद वापस नीचे आके अपनी सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। तो स्विंग ट्रेडिंग में इसी तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं कि वो कभी थोड़ा प्रॉफिट, कभी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है हमें इसमें। और उसके अंदर ये स्विंग ट्रेडिंग में का बहुत ही कॉमन मसला है कि स्विंग कॉल सीधा टारगेट तक नहीं जाती। टारगेट से पहले प्राइस ऊपर नीचे होती है, पुल बैक आते हैं, कभी प्रॉफिट कभी लॉस दिखता है। इस वजह से लोग थोड़ा प्रॉफिट देखकर निकल जाते हैं या लॉस से डर के सेल कर देते हैं। बाद में स्टॉक टारगेट हिट कर देता है और हम उसको अचीव नहीं कर पाते। और उसी के अंदर जैसे कि एक ये मेन स्टॉक है जिसके अंदर ज्यादातर लोगों ने अप साइड पे बाय कर लिया और वो नीचे की तरफ नीचे की बाइंग वाले बहुत ही कम मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप में जिनके पास अभी भी नीचे की बाइंग है इसमें। और जिनके पास नीचे की, उन्होंने 50% ऊपर प्रॉफिट बुक किया भी है और उसके बाद अभी होल्ड कर रहे हैं, वापस इसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ज्यादातर ऐसा ही होता है ऐसी कॉल्स के अंदर कि आप स्विंग ट्रेड के अंदर अक्सर आप लोग मिस कर जाते हैं सही टाइम पे एग्जिट लेना। लेकिन इसके अंदर समझाने का मकसद ये है इसका, जैसे कि कुछ और भी कॉल्स आई थी, जैसे IBL HL की कॉल आई थी, इसके अंदर भी वही चीज देखने को मिली थी कि की कॉल 47 पे शेयर की गई थी, वैसे ज्यादा पे शेयर की गई थी, लेकिन बोनस शेयर की वजह से चार्ट एडजस्ट हो गया और उसमें फिर वही गिरावट और प्राइस डाउन प्राइस अप देखने को मिला और फिर उसके बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली। अक्सर कॉल में जब शेयर की जाती हैं तो शेयर करने के बाद अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो रेंज बाउंड परफॉर्म करते हैं, जमा होते हैं, जमा होने के बाद एकदम रैली देखने को मिलती है और कुछ स्टॉक में सीधी सीधी रैली को देखने को मिलती है।
और अभी जो KC 100 में बुल रन चल रहा है, इसके अंदर बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस बुल रन के जो हमारे टारगेट हैं, वो टारगेट हैं 190K तक के। ये इंशाल्लाह इस मंथ और फरवरी तक अचीव हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर ये जो लास्ट कुछ डे से खास तौर पे लास्ट 2 डेज से जो देखी गई थी रैली मार्केट डेज में, और बहुत तेजी से मार्केट ने अपने टारगेट अचीव करे और 178 तक जाके क्लोजिंग दी है, 179 तक जाके क्लोजिंग दी है। 179 का लेवल मार्केट ने बहुत जल्दी अचीव कर लिया। अब इसके अंदर ये जो 183 का रेजिस्टेंस है इसकी, इसे रेजिस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा सकती है। खास तौर पे जैसे बैंक सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैंक सेक्टर में हो सकता है एक आध दिन प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले। ऑयल सेक्टर में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बैंक्स वापस परफॉर्म कर जाएंगे दिसंबर क्लोजिंग की वजह से, लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगा दिसंबर क्लोजिंग की वजह से। उनके और बैंक्स के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर ऑयल सेक्टर ने काफी अच्छा मूव दिखाया है, लेकिन उसके अंदर अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नेक्स्ट वीक में हमें देखने को मिल सकती है। और इसके अंदर यहां से लेके यहां तक के लेवल में, हालांकि अब तो लेवल काफी हद तक अचीव हो गया है, लेकिन इसके अंदर इतनी वैसे ही तेजी से नहीं जाएगा। बीच बीच में हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट 3,000 4,000 पॉइंट 2 दिन में अचीव कर जाए, लेकिन उसके बाद फिर एक सस्टेन करेगी, सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ जाएगी। अब इसके अंदर होगा ये कि सेक्टर हर सेक्टर नहीं, बारी बारी सेक्टर परफॉर्म करेंगे। जैसे कि अभी बैंक सेक्टर और ऑयल सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। इनमें से कोई एक सेक्टर ठहरेगा, एक में प्रॉफिट बुकिंग होगी जिससे इंडेक्स नीचे की तरफ जाएगा, एक सेक्टर कुछ अच्छे मार्जिन से थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगा। फिर उसके अंदर हम देखेंगे सीमेंट सेक्टर भी आपका परफॉर्म करेगा। सीमेंट सेक्टर इतना ज्यादा इंडेक्स को हिट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से खास तौर पे ये तीन ही सेक्टर हैं, ऑयल, बैंक्स और फर्टिलाइजर, जिन जो हैवी वेट सेक्टर हैं, जो इंडेक्स को जंप कराने में इसकी मदद करेंगे। लेकिन बाकी सेक्टर इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। जो हमारे फेवरेट सेक्टर चल रहे हैं जैसे कि सीमेंट और स्टील, सीमेंट के अंदर अभी फिलहाल जो डाउनफॉल देखने को मिला है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा इसी बीच जहां मार्केट सस्टेन करेगी। उसके बाद फिर दोबारा हमें देखने को मिलेगा, किसी दिन बैंक सेक्टर परफॉर्म करेंगे, किसी दिन दूसरे अदर सेक्टर। उसके अंदर हमें अब जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। जैसे कि BTST कॉल्स भी शेयर की जा रही हैं। फ्राइडे वाले दिन ये जो BTST कॉल शेयर की गई है, इसके अंदर जो स्टॉप लॉस ट्रेल हो रहे होंगे, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट ट्रेल करना होंगे। जैसे कि जिस भी दिन बैंक्स में करेक्शन आए, प्रॉफिट बुकिंग आए, तो उसके अंदर हमें स्टॉप लॉस करीब रखना है और उनसे बाहर निकल जाना है। और फिर उसके बाद भले हमें जो इसके टारगेट्स हैं, उस टारगेट से ऊपर हमें दोबारा बाय करने को, 1-2 रुपए ऊपर बाय करने को मिले जहां हम निकले हैं नेक्स्ट डे या उसके बाद, लेकिन हम सेफ रहेंगे। जैसे कि जस्ट लाइक UBL। अभी जैसे कि देखने को मिला, हमारे जो टारगेट थे स्विंग के, इसने उसे उससे ऊपर क्लोजिंग दी है और काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए ऊपर की तरफ गया है। लेकिन होगा ये मार्केट के अंदर कि अब इस रैली को हमें एंजॉय भी करना है, और रैली के अंदर हमें करना ये है, जैसे हमने BTST में एंट्री ली या स्विंग में एंट्री ली, ऊपर की तरफ जा रहे हो तब सही है। जहां से ये रिवर्स हो जहां से ये रिवर्स हो वहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि अगर ये और नीचे आए या प्रॉफिट बुकिंग करें, करेक्शन लें, करेक्शन लेके वापस उठ जाए। करेक्शन ऐसी मेजर करेक्शन नहीं होगी, वो होगी छोटी सी, और फिर उसके बाद दोबारा अगर उठ जाए अपने अप ट्रेंड के अंदर, तो यहाँ हम स्टॉप लॉस से निकल जाएं और फिर हम यहाँ दोबारा जहां से चलने लगे वहां से एंट्री ले लें। यानी कि जैसे BTST के टारगेट हैं, BTST के टारगेट हिट हों तो उन टारगेट के ऊपर आप चाहें तो फिर अगर टारगेट से ऊपर निकल गया स्टॉक, तो फिर उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा के देख सकते हैं कि अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो रियली इंजॉय करें,
और अपने टारगेट को अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहे। हर 2% 3% के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के रखें जब रैली करे बैंक, और फिर जब वापस आने लगे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और वापसी आने के बाद जहां पे भी वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद दूसरा स्टॉक चलना शुरू हो जाएगा, दूसरे स्टॉक में हम एंट्री ले लेंगे, और जिस स्टॉक में एंट्री लेनी होगी उनका ग्रुप में ही शेयर करते रहेंगे, शेयर होते रहेंगे, और उसी के अंदर हम एंट्री लेंगे, फिर उसके अंदर हम इसी तरह स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे और उन्हें एंजॉय करेंगे। टारगेट हिट होने के बाद भी आप टारगेट के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट से ऊपर जाने के ऊपर, और फिर उसके बाद उस स्टॉप लॉस को आगे ट्रेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर। जहां से भी रिवर्स हो वहां पे आप अपना प्रॉफिट, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आप प्रॉफिट में बाहर निकलेंगे। और अगर किसी में आपने एंट्री ली जैसे बीटीएसटी की थोड़ी एग्रेसिव कॉल होती है, बीटीएसटी में अगर आप एंट्री ले रहे हैं बैंक्स की रैली में, और उसके अलावा ऑयल या फर्टिलाइजर की रैली के अंदर स्विंग के अलावा, तो उसके अंदर भी आपको स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हुआ तो फिर आप स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि वो अगर 1 दिन या 2 दिन के लिए भी डाउन होता है तो 2 दिन में वो काफी अपनी तकरीबन 8-10 रुपए नीचे आ जाएगा, 8-10 रुपए करेक्ट होके मिलेगा। तो बेहतर ये है कि आप स्टॉप लॉस हिट करवा के फिर वापस नीचे से एंट्री लें उसमें, फिर वो वापस ऊपर की तरफ जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी एक स्टॉक रिसेंटली सर्ल्ट की शेयर किया गया था, इसने अपने तमाम टारगेट अचीव कर लिए, लेकिन लास्ट डे देखा गया हमें इसमें फ्राइडे वाले दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसके अंदर इसमें अभी भी लोग स्टक हैं, और ये बीटीएसटी में भी शेयर किया गया था। बीटीएसटी का टारगेट इसका अचीव हो गया था, अचीव होने के बाद फिर ये वापस नीचे की तरफ आया था। तो इसके अंदर जैसे अभी हम बाहर निकल गए और इसके बाद जब दोबारा ग्रुप में शेयर किया जाए, इसमें दोबारा एंट्री लें, दोबारा एंट्री लेने के बाद फिर इसके टारगेट के ऊपर आप ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को, और उसके साथ साथ जहां पे भी ये करेक्शन ले वहां से आप बाहर निकल जाएं। इसी तरीके से हम इंशाल्लाह काफी बेहतर तरीके से इसमें प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। और उसके अलावा कुछ ऐसे एग्रेसिव स्टॉक होते हैं, कुछ ऐसे एग्रेसिव स्टॉक होते हैं जिनके अंदर अच्छी रैली चलती है, जैसे कि बेको का बार बार शेयर किया गया, फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर था। एग्जाम्पल बेको और आईबीएल एचएल की है। जैसे इस टाइप के काफी स्टॉक शेयर हुए थे, लेकिन इन दो की एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। अभी भी ग्रुप के अंदर काफी ऐसे कुछ शेयर ऐसे शेयर किए गए हैं जिनमें एग्रेसिव कॉल्स इंटैक्ट हैं, जिनके अंदर टारगेट बहुत अच्छे हैं, जैसे एमडीटीएल। अब एमडीटीएल के अंदर एमडीटीएल बार बार ग्रुप में शेयर किया जा रहा था, इसमें बताया जा रहा था कि इसमें कुछ ट्रिगर पॉइंट हैं, इसमें अच्छी रैली हो सकती है, जैसे कि इसमें अभी लास्ट 2 डेज में कैप देखने को मिला, लेकिन एक लंबा टाइम इनके अंदर रेंज बाउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली। काफी डिस्टर्ब किया इस स्टॉक ने, और काफी लोगों का लॉस शो हो रहा था क्योंकि लगातार नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन उसके साथ साथ ही आप लोगों को बताया गया कि इसे आप होल्ड रखें, लिमिटेड क्वांटिटी में होल्ड रखें, नीचे से आप थोड़ा थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। बहुत सस्ता आइटम है, इसमें क्या है, अपना 5% 10% कैपिटल नहीं डालें, इसके अंदर आप 1 और 2% कैपिटल रखें अपना, और इसको होल्ड रखें। इस टाइप की एग्जाम्पल के लिए ये एक कॉल है, ये अभी भी इंटैक्ट है, इसके टारगेट काफी अच्छे हैं। हो सकता है ये यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। अभी इसमें लगातार 2 डेज कैप है, और इसके जो टारगेट जो मैंने शेयर किए हैं वो 12.62 के हैं, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए डबल के टारगेट है, और रिस्क जो है इसके अंदर 3.18 का है। रखें, ऊपर ये 100 तक जा सकता है, और उससे नीचे ये 94 से ही रेजिस्ट करके वापस नीचे आ सकता है। नेक्स्ट। ठीक हो गया, ठीक। और इसमें मुझे थोड़ा समझे नहीं आप? इसमें आप सिर्फ मैं कह रहा हूँ मुझे ऐसे कुछ जी जी ऐसे मुझे कुछ ऐसे स्टॉक्स का बताएं जो कि वो मैं 4 से आपको ग्रुप 5 में साल तक बताऊंगा, हम जो ना उनको लेके वो चले। मैं आपको ग्रुप में बताऊंगा। जी जी नेक्स्ट जी, जो ठीक होगा, हाँ, बहुत शुक्रिया सर। ओके, मोस्ट वेलकम। एनबीपी का जो आपने पूछा है, एनबीपी का वही मैंने आपको वीडियो में इसमें शुरू में समझाया था। जैसा मैंने बैंक्स का समझाया था, यूबीएल का समझाया था, वही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चलेगा कि स्टॉप लॉस अपना करीब रखें,
और रैली एंजॉय करें। स्टॉप लॉस जी के साहब अंदर निकल। खास तौर पे जैसे कि आप ये देख सकते हैं EMI 10 और EMI 5 जो है, EMI 10 ये रही, EMI 10 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन एक दिन भी जहां पे नेगेटिव क्लोजिंग हो, यानी कि जो टारगेट से नीचे जाए, जैसे अभी इसके टारगेट चल रहे हैं, अभी इसके टारगेट 252 के हैं, लेकिन उससे पहले जो BTST में टारगेट दिए जा रहे हैं, अगर अपने टारगेट को अचीव कर जाए, टारगेट पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और फिर उसके बाद होल्ड रखें। और ऊपर जाता रहेगा तो टारगेट स्टॉप लॉस भी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा कि अब आप कहाँ स्टॉप लॉस लगाएं, ताकि जब भी नीचे आए तो फिर आपका सेल हो जाए और आप बाहर हो जाएं इसमें से। और अगर आप होल्ड रखना चाहते हैं तो 50% आप होल्ड रख सकते हैं। इस रैली में हम बैंक्स की, फर्टिलाइजर की, ऑयल सेक्टर की रैली में हम इसी तरह एंजॉय कर सकते हैं कि हम अपने स्टॉप लॉस को करीब रखें एसएल को, जिस दिन नीचे आए, जिस सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग होने लगे, हम उसमें बाहर निकल जाएं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्टर चलने लगेगा उसकी कॉल शेयर कर दी जाएंगी, हम उसमें एंट्री लेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। ये बुल रन हम इसी तरह एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट। जी सांगू शिराज भाई। और वालेकुम सलाम जी। शिराज भाई, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जैसे वो ये गदूम टेक्सटाइल है, तो इसके बारे में कुछ अपडेट देंगे? गदूम टेक्सटाइल, टेक्सटाइल सेक्टर को दिसंबर के मंथ में ही अच्छा परफॉर्म कर जाना चाहिए था, लेकिन ये स्टिल, गदूम टेक्सटाइल जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें स्टक है, लेकिन ये जब भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो ये एग्रेसिव स्टॉक है। टेक्सटाइल सेक्टर, शुगर सेक्टर एग्रेसिव सेक्टर है। इसमें फिर इसी तरह के हमें मूव देखने को मिलेगा जैसे पहले देखने को मिला था, एकदम तेजी से एग्रेसिव बुलिश होके ये तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। अभी भी ये जमा हो रहा है, जैसे बीच बीच में हम देख सकते हैं इसमें कैप लग रहे हैं, और अभी अपनी सपोर्ट को सस्टेन भी कर रहा है। इसमें चांस है कि रिवर्सल आ सकता है इसके अंदर। मतलब आप सजेस्ट करेंगे कि इसको भी होल्ड करके ही रखें, अभी एग्जिट इस टाइप होने पे होल्ड लॉस में करके करने की रखें जरूरत इसे। नहीं? सही सही, थैंक यू। जी। नेक्स्ट। अच्छा, अच्छा, एक और मेरा स्ट्रेटजी क्वेश्चन। मैं आपको समझा दूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। तो अगर आप एक और चीज भी कर सकते हैं, बुल रन चल रहा है, बुल रन के अंदर जितना आप जिस स्टॉक में प्रॉफिट बुक करें, तो प्रॉफिट का 25% लॉस आप इनमें टेक्सटाइल सेक्टर में बुक कर सकते हैं। लेकिन गदूम टेक्सटाइल में एंड में कीजिएगा आप, आखिर में पहले FSM हो आपके पास, या FSM हो तो उसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके शेयर बहुत लिमिटेड, उसमें सेल बहुत देर में होते हैं। और उसके बाद आप इनमें टेक्सटाइल सेक्टर में बारी बारी स्लो स्लो सारे शेयर में से उतना ही लॉस बुक कर सकते हैं जितना आपने प्रॉफिट बुक करा है उसका 25%, उससे ज्यादा नहीं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, अगर ये परफॉर्म भी कर जाए और उसके अंदर आपका स्टॉक अगर निकल भी गया तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, जिनकी टेक्सटाइल सेक्टर में एंट्री है। नेक्स्ट। वैसे भाई, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था। मेरा अकाउंट है JS बैंक वालों के साथ, JS जी। इन्वेस्टमेंट प्रो के साथ। तो वो जो है ना, आपको जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वो आपको एक ब्रोकर दे देते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बाइंग का सेल कॉल देता है। जो जी। हमारे वहाँ के ब्रोकर है ना, उन्होंने हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फोर्सफुली सारे ग्रुप्स को BNL बहुत उठवा दिया होगा। अच्छा, हाँ। BNL उन्होंने उठवाया, स्प्लिट होने वाला था और हम उम्मीद रखते थे, क्योंकि हमने बाइंग की हुई है 115 पे। 115 के बाद BNL ने एक दफा कैप मारा, सेकंड कैप उसने अपना तोड़ दिया और उसके बाद वो उधर ही घूमता रहा 130 टू 135 में। एंड उसके बाद जी वो स्प्लिट हो गया। स्प्लिट के बाद जो है ना, इट बीन मोर देन अ मंथ नाउ, और वो 12 कुछ पे ही घूमता जा रहा जी। PNL ना, PNL ने है। जी। बहुत ही ज्यादा, जब भी कोई स्टॉक, एक मिनट,
Oh, can I join over cloud? इसको लीव कर दें वहाँ पे join जी दोबारा ज्वाइन कर नहीं। लीजिए। ओके जी सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, सब आउट हो गए थे। आवाज में बात हो रही थी बीएनएल की, प्लीज। जी बीएनएल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बीएनएल दरअसल इसने काफी ज्यादा परफॉर्म कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये तकरीबन 14 रुपए 15 रुपए का स्टॉक था। 15 रुपए से ये तकरीबन 150 रुपए तक चला गया था और फिर उसके बाद स्प्लिट हुआ। स्प्लिट होने के बाद अब ये यहीं पे सस्टेन कर रहा है। ये काफी एग्रेसिव है इस टाइम पे। स्प्लिट होने की वजह से इसमें मूव बन सकता है, ये परफॉर्म कर सकता है एक दो कैप, लेकिन है ये बहुत खतरनाक, क्योंकि जहां से भी रिवर्स आएगा तो रिवर्स बहुत खतरनाक आएगा। इसकी अर्निंग इतनी अच्छी नहीं है जितना ये रैली कर चुका है। ओवर वैल्यूड स्टॉक है। तो इसमें जहां मौका मिले ब्रेक इवन पे बाहर निकल आए। इसमें से बाहर निकल आए। इसका तो मैं बार बार ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ। जो इस तरह के स्टॉक होते हैं ओवर वैल्यूड, जैसे कि बीएनएल है, बीएनएल का मैं शेयर कर रहा होता हूँ कि इसको इसमें बाइंग नहीं करें। और इसी के साथ एक WTL है जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टॉक है, उसका भी मैं खासतौर पर मना कर रहा होता हूँ। ICIBL का मना कर रहा होता हूँ। कुछ ऐसे स्टॉक है जिनका मैं मना कर रहा होता हूँ फंडामेंटल की बेस के ऊपर। और जी पेस के बारे में आपको क्या कहना है? बहुत दुनिया स्टक है समेत मेरे, हमने हजारों में पेस पड़े हमारे पेस पास। पाकिस्तान, हाँ जी, पेस पाकिस्तान प्रॉपर्टी का सेक्टर। पेस के अंदर अब वही देखें, इस चीज को समझें। जब भी कोई स्टॉक अच्छी रैली करता है, यानी कैपो कैप होता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, तो उसके अंदर उस टाइम पे अगर कोई 15x या 10x ऊपर चला गया तो उसमें तो बाइंग बनती ही नहीं है। एग्जाम्पल जैसे मैं एक है स्टॉक TSBL का आप लोगों को याद होगा जो मैंने शेयर किया था। TSBL भी कैपो कैप ऊपर होता हुआ ऊपर की तरफ गया, इसे यहाँ पे ही शेयर किया गया था। और उसके बाद जब ये तकरीबन 2x से भी ऊपर चला गया, यहीं पे मैंने मना कर दिया था। मना कर दिया था कि अब न्यू एंट्री नहीं लेनी है। देखें, जब भी कोई स्टॉक एक ऊपर की तरफ जा रहा हो, सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, अगर वो कैपो कैप होता हुआ जा रहा है तो वो रिवर्स भी कैपो कैप होता हुआ ही आएगा। और जब वो रिवर्स आएगा तो फिर रिवर्स में उसकी करेक्शन जो है, एक मिनट, जैसे पेस का मैं आपको बताऊं, जी जी करेक्शन जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से कम 5% की तो होगी। अब ये पेस जो है इस वक्त अपनी सपोर्ट पे है, यहां से ये थोड़ा रिवर्स हो सकता है। 18 रुपए की अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर गया अपनी, तो फिर उसके बाद 15 रुपए तक आएगा। यहां से रिवर्स होगा तो ये 21 रुपए तक जाके सस्टेन कर सकता है अपने आप को। 50% की इसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई है, अगर ये इसका अप ट्रेंड भी है। कोई भी स्टॉक अगर कैपो कैप होता हुआ भी ऊपर जाता है तो फिर वो रिवर्स भी लोअर लोक मारता हुआ ही नीचे आता है। ऐसे स्टॉक में फिर एंट्री लेना अपसाइड के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्की रहती है। जैसे FNEL है, पेस जो है, पेस मैंने भी शुरू में शेयर किया था, उसके बाद जब चल गया तो मैंने शेयर नहीं किया। जैसे बेको है, बेको की आप कॉल में शेयर नहीं करता। जब उसने अपने तकरीबन 90 रुपए का जो 100 रुपए का टारगेट था, 90 का उसने जब टेस्ट किया, स्प्लिट होने के बाद 9 तक गया, 9 पे सेल कराया गया और उसके बाद दोबारा एंट्री उसमें नहीं दी गई, उसमें दोबारा कॉल शेयर नहीं की गई। तो इसी तरह जब स्टॉक एक अच्छी रैली कर जाए, खासतौर पे ऐसा छोटा स्टॉक, थर्ड ग्रेड स्टॉक, तो उसमें तो एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती। लेकिन इस टाइम पे अभी इसे होल्ड रखिएगा। नेक्स्ट, तो वैसे भाई एक साथ इंडेक्स इतना ऊपर चला जाता है, हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं उस तरह से स्टॉक ऊपर नहीं जाते। अच्छा, वो ऐसा है कि कोई एक सेक्टर की वजह से इंडेक्स इतना ऊपर जा रहा होता है, या ये खुद TSX वाले उठा रहे होते हैं इंडेक्स नहीं को नहीं नहीं ये दिखाने के लिए? नहीं, इंडेक्स ऊपर जा रहा होता है हैवी वेट स्टॉक्स की वजह से। जैसे बैंक सेक्टर हैवी वेट स्टॉक, हैवी सेक्टर है, फर्टिलाइजर आपका हैवी सेक्टर है, ऑयल सेक्टर आपका हैवी सेक्टर है, और ये तीनों ने परफॉर्म किया है। अगर इन तीनों में से कोई एक सेक्टर भी किसी दिन परफॉर्म करेगा तो इंडेक्स ऊपर चल जाएगा। जैसे सिर्फ बैंक्स ने ही कितने ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं इसके अंदर, इंडेक्स के अंदर, इस वीक के अंदर। और जब छोटा कोई सेक्टर चलता है तो उसमें कोई खास फर्क नहीं आता। BOP का मैं देख रहा था, जिसमें BOP का एक बंदे की वीडियो में देख रहा था फेसबुक पे, उसने बताया जी अपना रेजिस्टेंस ये ब्रेक कर रहा है जो 42 का है। तो मेरे पास तो नहीं है, मैं वैसे ही जनरली पूछ रहा हूँ कि वो कह रहे थे जी BOP या 42 से जंप लेके 48 तक भी जा सकता है।
बीओपी का मैं आपको कल शेयर करूंगा। बीओपी के जो टारगेट 42 के थे, 42 वाकई इसकी रेजिस्टेंस लेवल है। और इसकी रेजिस्टेंस काफी पुरानी शेयर की गई है, और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 रुपए पे शेयर किया गया था, या 16 रुपए पे इसकी स्विंग कॉल शेयर की गई थी, और फ्लैग बुलिश पैटर्न था इसका, और इसका टारगेट ही यही था 40 का। 40 से ऊपर इसकी क्लोजिंग, अब जाके 42 से ऊपर इसने जाके अपने आप को क्लोज करा है, तो इसमें ब्रेकआउट तो हुआ है, और इसकी डिटेल मैं कल शेयर करूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट राज भाई ये है, सॉरी मैं आपसे इतने क्वेश्चन पूछ रहा जी हूँ मेरे ध्यान से स्किप करके, शायद कोई और क्वेश्चन पूछ ले आता है तो मैं पूछ लूंगा आपसे। थैंक जी यू। ओके। OGDC का बता दें। हेलो, हेलो, OGDC का बता दें। ओजीडीसी की ओजीडीसी का तो अभी मैंने शेयर किया था कि ऑयल सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अंदर जो है हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना है अपना। ओजीडीसी के जो हमारे टारगेट थे वो अचीव हो चुके हैं, और अभी ये ब्रेकआउट के साथ अप साइड पे इसने अपने आप को ब्रेकआउट दिया है, लेकिन यहाँ पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ओजीडीसी में, पीपीएल में नेक्स्ट वीक के अंदर, और इसमें हमें इसी तरह चलना है। इसकी बीटीएसटी कॉल भी शेयर की गई है, और उसके बीटीएसटी जो टारगेट है, उन टारगेट के ऊपर चल जाए तो फिर बीटीएसटी टारगेट के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के रखें। अच्छा, स्विंग ट्रेडर्स को भी मैं बता रहा हूँ कि जो बीटीएसटी टारगेट है, अगर आप बैंक सेक्टर, ऑयल सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर में आपने स्विंग में होल्डिंग रखी हुई है, तो आप बीटीएसटी के जो टारगेट हैं, उन टारगेट के ऊपर जाने के बाद आप उनके अंदर स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं, खासतौर पर बुल रन के अंदर, सिर्फ बुल रन के अंदर। और वैसे तो जब बुल रन चल रहा होता है, क्योंकि प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रही होती है, और जो भी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एक साथ उसमें 10-12 रुपए कटते हैं, और फिर दूसरा सेक्टर परफॉर्म करने लग जाता है, तो उस 10-12 रुपए कटने के बाद जब जब तक उसकी बारी नहीं आती, वो नीचे चल जाता है, तो उस नीचे की तरफ हम दोबारा बाय कर सकते हैं। नीचे ऐसे नहीं जैसे फातिमा 165 तकरीबन, फातिमा वापस 130 पे चल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो ज्यादा जैसे 147 पे आ जाएगा या 150 पे आ जाएगा, तो वहां पे बाय कर सकते हैं। और फातिमा की मैंने एग्जाम्पल दी है, वो वहां आएगा नहीं, उसकी भी जो है मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है आप लोगों को कल शेयर करूंगा, फातिमा की भी डिटेल इंशाल्लाह, वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। वैसे भी एक और क्वेश्चन ये हुक्को था के बारे में क्या है? जी, एक करके पूछे पूछे। मैं ये पूछ रहा था वैसे भाई कि ना आपने देखा होगा इंटरनेट पे हर जगह एक डॉक्यूमेंट शेयर हुआ था पॉइनियर सीमेंट का और मैपल लीफ का, कि मैपल लीफ जो है वो पॉइनियर सीमेंट अक्वायर कर रहा है, और जी उसकी जो अक्वायरिंग प्राइस थी वो 478 थी गालिबन। ठीक है, तो हम उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो पाइनियर सीमेंट है, क्योंकि मैपल लीफ ने उसको अक्वायर करना है और ओपनली जो शेयर प्राइस भी डिस्क्लोज हो चुकी है कि 478 पे बाय करेगा, तो पाइनियर को क्या इस मंथ में ये इतना ऊपर जा सकता है? ऑलरेडी वो ऊपर काफी आ चुका है, तो क्या वो इतना ऊपर आ सकता है फिर से, मतलब वो पाइनर में 400 तो से? पाइनर में स्विंग कॉल शेयर की गई थी, पोजिशनल जो टारगेट थे इसके वो अचीव हो चुके हैं, लेकिन अब इस टाइम पे इसे सिर्फ जमा कर सकते हैं आप एहतियातन, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हेवी क्वांटिटी में बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक इसमें प्रॉपर करेक्शन नहीं हुई है, और पहले ही काफी ऊपर आ चुका है। अब जाहिर सी बात है, मेपल लीफ इसमें, मेपल लीफ जब तक मेपल लीफ की जो तरफ से जो बाइंग हो रही है, बाइंग हमेशा जब भी कोई ब्रोकरेज, अगर कोई ऑनर बाय करता है अपने शेयर, अपनी कंपनी को वापस बाय बैक करते हैं, या फिर कोई कंपनी किसी कंपनी को बाय करती है, जब भी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग हो रही होती है, तो वो बाइंग हमेशा अपसाइड की होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली है 427 के ऊपर, और उससे अगर एमएलसीएफ बाय करे 400 रुपए के ऊपर, तो वो नहीं बेचेगा, या ये 400 से नीचे आ जाए, एमएलसीएफ उससे बाय करे 400 पे, तो वो बेचते हुए सोचेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो 2-3 दिन में वैसे ही ऊपर आ जाएगा। और जब बाइंग, अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर सेल करता है ब्रोकरेज के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू, तो वो हमेशा अपसाइड अच्छे, उसको अच्छी डील दी जाती है, तभी वो बाय करता है। अब ये पायनियर सीमेंट के जो 480 तक के जो बाइंग की जा रही है, उससे पहले ये काफी अच्छी रैली कर चुका है, उससे पहले इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, या एमएलसीएफ की बाइंग के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उसमें अब खतरा है। अगर इतनी अच्छी रैली के बाद अब खतरा है, इसमें न्यूज आई थी उससे पहले ही, तो बेहतर था कि आप उससे पहले बाय करें और उस रैली को एंजॉय करें। जिन्होंने इसमें तकरीबन, जब ये ग्रुप में बाय कराया गया था, तब इसकी प्राइस चल रही थी 233 रुपए, और अब ये तकरीबन 400 पे जाके सेल हुआ है, 420 पे जाके सेल हुआ है,
और पोजिशनल टारगेट उसके तकरीबन 380 तक तकरीबन 320 तक के थे, वो भी अचीव हो गए। जिन्होंने यहाँ पे भी सेल करा है तो उनका अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। अब दोबारा एंट्री लेना रिस्की है इसके अंदर। अब जैसे जेको J7 गाड़ी जो है उसका इंटरनेट पे शेयर हो रहा था नोट कि 3000 गाड़ियां बुक हुई हैं वो, और वो डिलीवरी जो है इंशाल्लाह जनवरी के मंथ में या उसके जी मंथ के एंड में देंगे। तो ये जेको J7 लॉन्च तो हो चुकी है, बुकिंग भी आ चुकी है। तो इसके लॉन्च में जब ये डिलीवरी स्टार्ट करते हैं उससे जिस तरह हमने देखा कि 33% शेयर NCPL के पास है, NML के पास है और NPL के पास है, तो इससे क्या इस मंथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन तीनों शेयर्स में जंप आएगा? अच्छा, एनएमएल इन तीनों में जो है ना, एनसीपीएल और एनपीएल पहले ही काफी परफॉर्म कर चुके हैं और उनका तो मैं दोबारा रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन एनएमएल में मूव आ सकता है। और सर लेवरेज बाइंग में और फ्यूचर बाइंग में क्या डिफरेंस होता है? ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, मैंने बहुत पूछा मतलब फ्यूचर बाइंग में और लेवरेज में क्या फर्क है और क्या कमीशन पड़ता है? फ्यूचर तो समझ में आ गया। फ्यूचर के अंदर आप फ्यूचर ट्रेड के अंदर आप फ्यूचर वाले स्टॉक बाय कर रहे होते हैं, जैसे कि आप देखा होगा मंथ लिखा हुआ होता है। जो मंथ क्लोज ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे, हाँ, जो मंथ के एंड पे आपको वापस सेल करके ब्रोकर को देना होता है। अच्छा, लेवरेज बाइंग में वो होता है कि एक ट्रेडर आपको लिमिट देता है, वो लिमिट से आप बाय कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अब फ्री कैश खत्म हो गया और आपका ब्रोकर आप पे मेहरबान है, उसने आपको अलग से जो है एक लिमिट दे दी, एक हेल्प कर दी कि आप इस लिमिट के ऊपर आप मुझसे ले लें इतना अमाउंट, और आप इसके ऊपर ट्रेड कर लें जब तक आपके पास फ्री कैश नहीं है या आप किसी स्टॉक में स्टक हो गए हैं। तो ये फर्क दोनों में से बेहतर कौन था? दोनों ही बेहतर नहीं है। अच्छा जी, बेहतर सिर्फ वही है जो मैं स्ट्रेटेजी आपको जो स्ट्रेटेजी है बेस्ट स्ट्रेटेजी के आपके पास फ्री कैश उस तरीके से चलेंगे कि आपका लॉस और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो आपके पास फ्री कैश कभी खत्म नहीं होगा। और बेहतर यही है अपने पैसे पे काम करें, क्योंकि अगर मार्केट में कभी जैसे अभी अक्टूबर में करेक्शन आई थी तो लेवरेज वाले और फ्यूचर वाले दोनों ही फंस गए थे। उसके अंदर फंसने के बहुत चांस होते हैं आपके, रेगुलर मार्केट में इस तरह चांस नहीं होते। उसमें आप टेम्परेरी तौर पे जरूर स्टक होते हैं, या तो आपका एसएल हिट होता है और आप बाहर हो जाते हैं। अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो आपको लेवरेज और फ्यूचर पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू आप ये सेशन रखा करें। हाँ, वैसे फ्यूचर के तो मैं रिकमेंड नहीं करता, और फ्यूचर में भी अगर काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लाजमी है अपना, स्टॉप लॉस लाजमी यूज करें। बिना स्टॉप लॉस के फ्यूचर में बाइंग बहुत ज्यादा रिस्की है। सही सही, ठीक, थैंक यू जी, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है? आपको का बता दें। किसका? आपको का? आपको का आपको तो फेवरेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक में है इस वक्त। आपको ने जो अभी लास्ट फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी है, काफी अच्छी क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम भी अच्छे लगे इसमें। ये वापस 234 और 242 तक भी जा सकता है शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में तो इसके टारगेट आप लोगों को पता ही है, जो ग्रुप में शेयर किए गए हैं। लॉन्ग टर्म अपने टारगेट, इसके टारगेट स्टिल इंटैक्ट हैं। कितने टारगेट है लॉन्ग टर्म के इसके? लॉन्ग टर्म में इसके तकरीबन जो शेयर किए गए हैं वो 800 to 1000 के टारगेट है 3 या 4 ईयर में। तो ये बता दी, इस जो करंट प्राइस के ऊपर सिस्टम को परचेज करना चाहिए या नहीं? किसको? और दूसरा सिस्टम को इस वक्त ये आपको मैं पर्सनल चेक में बताऊंगा इसका। चलो ठीक है। और टॉमसन के बारे में क्या ख्याल है इस प्राइस के ऊपर? क्योंकि अभी वो मलेशिया के साथ वो डील भी हुई एक्सपोर्ट मीट की। टॉमसन में काफी गुड न्यूज मौजूद हैं और टॉमसन इसी तरह परफॉर्म करता है। जब इससे पहले शेयर किया गया था, ये तकरीबन 32 पे शेयर किया गया था। ये आप सबको याद होगा, इसने काफी अच्छा यानी कि अच्छा परफॉर्म दिया था। और तब इसके 70 के टारगेट थे और वो 70 के टारगेट इसने बहुत जल्दी अचीव कर लिए थे। एक मिनट, ये क्या आ रहा है? इसके 70 के टारगेट हैं, उस वक्त 60 के टारगेट थे इसके, और 60 के टारगेट बहुत तेजी से इसने अचीव कर लिए थे अपने। जी ठीक है, यानी अब भी इसको परचेज करना चाहिए, आपकी क्या एडवाइस? हाँ, ये यहाँ पे आप इसका 48 का स्टॉप लॉस रख के परचेज कर सकते हैं। तकरीबन आप 47.42 का स्टॉप लॉस रख के परचेज कर सकते हैं इसमें। और ये जब भी 53 से ऊपर क्लोजिंग देगा, इसे 54 से ऊपर क्लोजिंग देगा, ये 60 तक तेजी से जाएगा। ठीक है। और
एंग्रो के share बारे में में है बता तो देंगे, एंग्रो भी क्या प्राइस पे परचेज करना चाहिए या जो भी है उसको एंग्रो होल्ड कर देना चाहिए? होल्ड पे, ठीक है। एंग्रो अच्छा, होल्डिंग। लकी के बारे में बता दिए, लकी के बता दें, जब से वो पीआई की हुई है डील उसके बाद ये गिरता ही आ रहा है, तो इसका क्या सीन है? नहीं, लकी तो फ्राइडे को पॉजिटिव रहा। ऑलमोस्ट वो 520 से अब 478 तक आ गया। मैं ये सेंस में पूछ रहा हूँ, 520 से। लकी जो नहीं सिमेंट सेक्टर का स्टॉक, सिमेंट सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसमें लकी, बिल्कुल कोहाट भी नहीं। और खासतौर पे ये जिनकी स्विंग कॉल शेयर हैं, तो वो काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। सिमेंट सेक्टर की अभी बारी आने वाली है और इंशाल्लाह नेक्स्ट रिगार्डिंग वीक में ही चांस है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा। मेडिकल सेक्टर के अंदर, मेडिसिन के अंदर जैसे इसमें आज की डेट के अंदर नेक्स्ट 4 to 5 मंथ के लिए कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए? आज की डेट में अभी जो इसके अंदर एक कल मैं शेयर भी करूंगा इसका, खास तौर पे अभी तो सर्ल है जो इस वक्त फेवरेट स्टॉक चल रहा है। जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए भी प्रॉफिट दे सकता है? शॉर्ट टर्म में भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। चलो ठीक है, थैंक यू जी। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है, मेरी जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है 4 मिलियन में से 3 मिलियन मैंने डाला हुआ है पीएसओ में, एसएसजीसी में और एफएबीएल में। तो इनका जरा बता दें। एफएबीएल और पीएसओ मेरा 2-3% पॉजिटिव है, तो और इनका फ्यूचर बता दें, कब तक ये मतलब अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे? ये इंशाल्लाह इसी मंथ में काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। जब तक इनके रिजल्ट्स नहीं आ जाते, ये बैंक सेक्टर तो रैली कर ही रहा है, एफएबीएल भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसी के साथ साथ। और पीएसओ का भी, जो मैं बार बार रिकमेंड कर रहा था कि पीएसओ जो है पीएसओ जब 500 से ऊपर क्लोजिंग देगा तब ये इसमें एग्रेसिव बुलिश मूव देखने को मिलेगा और ये तेजी से अपने 540 तक के टारगेट को अचीव कर सकता है। और 540 पे इसमें एग्जिट बनता है, या जिसने अगर लॉन्ग टर्म में रखना है वो रखे? नहीं, लॉन्ग टर्म में तो काफी अच्छा स्टॉक है, पूरे साल अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन उसके अंदर वही है कि आप 50% के अंदर स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। खासतौर पे इस बुल रन में हो सकता है, बुल रन में ही आपको ये 540 पे दिख जाए जनवरी में। 540 पे आने के बाद फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो, फिर ये वापस आपको 500 रुपए के ऊपर मिले, तो बेहतर ये है कि फिर मेरे पास ये कोई 1.5 मिलियन का पड़ा, लाइक ये 540 पे जाते हैं, तो मैं इसमें से 5-7 लाख रुपए का बेच के प्रॉफिट बुक कर लूं, बाकी पड़ा रहे। हाँ, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि आप 540 का स्टॉप लॉस लगा के रखें हाफ शेयर में, अगर ये इससे ऊपर चल जाता है तो। या जैसे 537 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, इस तरह आप स्टॉप लॉस अपना करीब रखें। स्टॉप लॉस हिट हो तो फिर आप उसके बाद 500 पे दोबारा आने का उसका वेट करें हाफ क्वांटिटी में। जी गुड। और मुझे एक इसके अलावा जी बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, शिराज भाई, जी शिराज भाई घाटी के बारे में पूछना था। उसमें एक बड़ी हैवी बाइंग है, ये तकरीबन 3 करोड़ शेयर की 124 पे खरीदा है, हाँ, घाटी में बायबैक चल रहा है। तो घाटी के इसमें अंदर एंट्री लेनी चाहिए? घाटी के अंदर एंट्री इस टाइम पे ले सकते हैं, लेकिन स्टिल वही, क्योंकि एग्रेसिव स्टॉक है, टेक्सटाइल का स्टॉक है, लिमिटेड क्वांटिटी में आप एंट्री ले सकते हैं इसके अंदर। और स्टॉप लॉस इसमें अपना करीब ही रखें। वैसे तो इसमें स्टॉप लॉस अगर करीब रखेंगे तो हिट होने के भी चांस होते हैं, बेहतर ये लिमिटेड क्वांटिटी रखें। स्टॉप लॉस अगर आप 100 आप 115 रुपए तक का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और उसके बाद इसके टारगेट तकरीबन 166 तक का भी इसमें पोटेंशियल है, ये अचीव कर सकता है, क्योंकि इसमें बायबैक हो रहा और है। शिराज भाई इसके अलावा सीपीएचएल का पूछना था। वो काफी देर से, तकरीबन कोई 2 माह से इसी रेंज में बाउंड हुआ हुआ है। सीपीएचएल में आप लोगों को याद होगा वो जो अफगानिस्तान टेंशंस चल रही थी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, जी तो जी। उसके अंदर हुआ ये है कि सीपीएचएल एक्सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को मेडिसिन, और इसकी एक्सपोर्ट रुक गई है। लेकिन
ये वापस तकरीबन 100 तक, 104 तक और 108 तक जा सकता है। इसमें डरने की बात नहीं है। ये तकरीबन इसकी सपोर्ट 81 की है। अगर सपोर्ट पे आए कुछ बाय करें और वापस इसको हाफ क्वांटिटी 87 पे निकाल सकते हैं, या फिर उसके बाद वाली अपनी 91 पे निकाल सकते हैं हाफ क्वांटिटी, यानी इसके अंदर नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। इससे आपकी एवरेज कम होती रहेगी और ये वापस जाएगा 100 रुपए के ऊपर। इसमें 100 तक चल जाएगा, लेकिन जो इसके टारगेट है 1 to 4 तक के, जब तक इसके फंडामेंटल यानी कि जो कुछ थोड़ा सा मसले चल रहे हैं ये अफगानिस्तान वाले, इसकी बनस्बत अगर कोई और ट्रिगर मूव नहीं आता तो ये तब तक ये अचीव नहीं करेगा 124 के टारगेट, लेकिन 100 तक के टारगेट अपने अचीव कर सकता है। और शिराज भाई इसके अलावा वो BIPL का पूछना था। BIPL काफी अच्छा स्टॉक है। स्टिल मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, BIPL आपका काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। BIPL अभी भी अपने आप को सस्टेन कर रहा है 32 के ऊपर। इसमें जो लगातार 3 लोअर लोक लगे थे उसके बाद ये 30 तक चला गया था। 30 पे इसने अपने आप को सस्टेन किया, 32 पे सस्टेन कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब भी ये रैली करता है, रैली से पहले ये अपने आप को सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद फिर ये रैली करता है और ये वापस रैली करेगा। उसके टारगेट काफी अच्छे हैं। बहुत जल्द हम इसे 49 पे भी ट्रेड होता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट, वैसे आज का मीटिंग का टाइम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। 4 मिनट है। 4 मिनट के अंदर कोई और सवाल करना चाह रहा है? FNEL के बारे में मैसेज पे पूछ रहे थे। FNEL का मैं बता दूं आप लोगों को, FNEL स्प्लिट होने की न्यूज चल रही है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि इसकी शेयर होल्डर की बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें वोटिंग होगी। अगर शेयर होल्डर ने इसको स्प्लिट के हक में वोट ज्यादा दिए तो फिर ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। स्प्लिट की न्यूज कंफर्म होने के बाद काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। उससे पहले थोड़ा सा रिस्की है। इसको शेयर किया गया था, इसको FCFC को, इन दोनों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। फिर उसके बाद मैंने रिकमेंड नहीं किया, लेकिन उसके बाद अब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। यानी कि ग्रुप में ज्यादातर लोगों ने अपनी मर्जी से इसे बाय करा था, लेकिन ये जब ये जो ट्रिगर बना है इसका, अगर ये स्प्लिट होता है तो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा और इसमें इस टाइम पे रिस्क ले सकते हैं। मैंने सिर्फ 1500 शेयर मैंने लिए हैं पर्सनली इसके। जी शहजाद भाई, मैं सारी बात कर रहा हूँ, जी बताइए। सर। जी पूछिए। शहजाद भाई यार मुझे ये बताएं कि जो स्टील सेक्टर और जो सीमेंट सेक्टर है और हमारे बाकी जो ऑयल सेक्टर है, यार मैंने जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जो रखे हुए हैं, इनका क्या करना है अब इनका ना? स्टील सेक्टर हो गया या अपना वो सीमेंट। स्टील और सीमेंट 2026 में काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये तो मैं बार तो बार इनको निकाल दूं उस टाइम पे मैक्सिमम, या उनको हाफ ऑफ प्रॉफिट पे निकाल दूं जब अपनी पीक को टच करेंगे टारगेट पे? हाँ, इनमें आप यही कर सकते हैं। जो स्ट्रेटेजी खासतौर पर बुल रन में यही अप्लाई होती है कि जैसे कि आप इन्हें इनकी पिक के ऊपर ढाई नीचे जाने लगे हैं अच्छा प्रॉफिट होने के बाद, या अच्छे प्रॉफिट के बाद ही आप इन्हें निकाल सकते हैं 30% या 40% या हाफ शेयर। निकालने के बाद जब वो वापस नीचे सपोर्ट पे मिले तो दोबारा बाय कर सकते हैं। हाफ शेयर में इस तरह रखें, हाफ शेयर आप होल्ड रखें, या फिर 30% में इस तरह ट्रेड कर सकते हैं उसमें। और जिनके डिविडेंड आते हैं, जैसे ऑयल सेक्टर हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर हैं, या बाकी जिनके आते हैं अपना डिविडेंड अच्छे खासे आते हैं, जैसे ऑयल सेक्टर में PSO है, PPL है, OGDC है, मारी है, या हमारे जो बकिया जो ऑटो सेक्टर हो गए, जिनके मतलब डिविडेंड अच्छे, उनका क्या करूं? मतलब कंपाउंड करता रहूं जिनके मतलब हाफ निकालने के बाद हाफ जो बड़े डिविडेंड। अभी जो मार्केट चल रही है ना, अभी मार्केट सिचुएशन इस तरह की चल रही है जैसे कि PPL ने, आपने देखा होगा PPL ने कितना अच्छा गेन दिया है। सही है। अब तकरीबन ये जब चलना शुरू हुआ 217 से, तो फिर ये 247 तक गया। तो ऐसी बुल रन की सिचुएशन में ना बेहतर होता है कि प्रॉफिट बुक कर लें, फिर दोबारा नीचे से ले लें, क्योंकि अगर ये आपको डिविडेंड देके 10 रुपए का और कैपिटल गेन में ये 30 रुपए नीचे आ गए तो फिर फायदा वैसा नहीं होगा। हाँ, कंपाउंडिंग इस लिहाज से भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी कि कैपिटल गेन बहुत हो जाएगा। हाँ, जैसे एक ट्रिगर पॉइंट आपको ये भी दे देता हूँ, जैसे जब रिजल्ट आना शुरू होंगे ना तो फिर हमें देखने को मिलेगा रिजल्ट के टाइम तक अच्छा परफॉर्म करेंगे। बीच बीच में किसी किसी दिन अचानक गिरावट आएगी, और जब भी गिरावट आती है ऑयल सेक्टर में भी, PPL में भी, ये देख सकते हैं जैसे 204 से
194 का हो गया, 10 रुपए की गिरावट आ गई इसमें, फिर इसके बाद दोबारा भी गिरावट आई तो फिर ये काफी नीचे चला गया। तो स्टॉप लॉस हो तो नीचे सपोर्ट बहुत है, और खासतौर पर आप लोगों को जो मैं चार्ट शेयर कर रहा होता हूँ, सपोर्ट बार बार शेयर कर रहा होता हूँ, तो सपोर्ट के ऊपर दोबारा बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। जैसे कि आप यहाँ पे ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, तो प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद ये हो सकता है 231 तक भी आ जाए, 231 पे आप इसकी दोबारा बाइंग इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर उसके बाद स्टिल नीचे आ जाए, जैसे कि आपने यहां सेल करा फिर आपने यहां बाय कर लिया, तो तकरीबन आपका 17-18 रुपए का तो प्रॉफिट हो ही गया, क्योंकि ये तो आपको होल्ड ही रखना है लॉन्ग टर्म में। लेकिन 17-18 रुपए डिस्काउंट पे मिल जाए तो ज्यादा हाँ बेहतर है। सही से, यानी पूरा ना निकालूं लॉन्ग टर्म में, आधा निकाल दूं कैपिटल आधा अगर निकाल दें आप, मैक्सिमम गेन हाँ हो जाए। जी 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 जी। सीधा सीधा स्टॉक कोई भी ऊपर नहीं जाएगा। जैसा बैंक सेक्टर ने इतनी अच्छी रैली की है कि ऐसा लग रहा है ये नीचे ही नहीं आएंगे, लेकिन नीचे आएंगे। बीच में आपको एक आध दिन देखने को मिलेगा, जैसे यूबीएल ने अच्छा गेन दिया है, यूबीएल भी नीचे आएगा। तो जिन्होंने जो इसके टारगेट्स हैं उनके टारगेट्स के ऊपर नहीं निकाला, तो उसमें बैंक सेक्टर आगे भी रैली करेगा। यूबीएल 2-3 दिन डाउन होने के बाद फिर चल जाएगा, लेकिन अब ये है कि उन 2-3 दिन में इतने पैसे तोड़ देगा कि जब दोबारा चलेगा, तो अगर आप ऊपर बेच के नीचे खरीदें तो आपको ज्यादा कैपिटल गेन हो सकता है। तो बुल रन में तो इसी तरीके से ज्यादा बेहतर है। बुल रन के अंदर होल्ड रखना, किसी एक स्टॉक को होल्ड रखना, तो फिर आप मिस कर जाएंगे बुल रन। यानी कि जैसे आपने एक स्टॉक होल्ड रखा, हो सकता है कि वो एक स्टॉक परफॉर्म ना करे, बाकी स्टॉक परफॉर्म कर जाए, तो उसके टारगेट पे निकालें, फिर दूसरे पे एंट्री लें जो ग्रुप में शेयर हो रहा हो कि आप इसमें मूव बन रहा है, आप उसमें एंट्री लें, फिर उसके बाद उसके टारगेट पे निकाल के दूसरे में एंट्री लें। लेकिन आपके पास जो लॉन्ग टर्म के हैं, लॉन्ग टर्म में आप ये कर सकते हैं, यही वाला 30 या 40 या 50% निकाल के वापस नीचे से बाय कर लें। और शॉर्ट टर्म वाले में आप वही कर सकते हैं जो मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ। सही जी नेक्स्ट। सही सही सही, मतलब यही करूंगा अब लॉन्ग टर्म। अच्छा, जो जैसे टारगेट्स आ रहे हैं, अच्छा ठीक। जी जी बोले, आप ही बोले। हाँ हाँ, मैं ये कहता हूँ जैसे टारगेट्स आ रहे हैं, जैसे मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउस के टारगेट्स आते हैं 330 डीजे खान सीमेंट, तो उस पे हाफ निकालूं या उससे पहले भी हाफ निकाल सकते हो, जैसे 280 पे चला जाए डीजे खान सीमेंट? ये तो देखें, आपको तो याद ही होगा मैंने हप्को की 1000 रुपए की कॉल कब शेयर की थी। ये बहुत पहले की थी, हाँ 2-3 महीने पहले की काफी थी, नीचे था, बिल्कुल ये काफी नीचे था जब इसके 1000 रुपए तकरीबन 1000 रुपए के जो टारगेट बिल्कुल। शेयर किए गए थे, और वो बताए गए थे कि ये काफी मैंने ऊपर वो नहीं लगाया उस वक्त 160 पे था शायद ये। हाँ, लेकिन उसी तरह जैसे मैंने टारगेट शेयर किए थे, लेकिन उसी तरह आप लोगों को निकलवाया भी था। आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे 235 के ऊपर मैंने कहा था प्रॉफिट बुक करने का, फिर दोबारा ऊपर गया, नीचे से बाय करवाया, दोबारा ऊपर गया, दोबारा सेल करवाया, और इसका बाय एरिया तकरीबन 210 से 240 तक का है, और अभी तकरीबन लोगों के पास मैंने बाय करवाया हुआ है हफ्को। तो इसी तरह एक स्टॉक सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता। अब उनके जो टारगेट्स हैं पूरे साल के हैं, जैसे सीमेंट सेक्टर का भी मैं कह रहा हूँ अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहे। जब भी एक अप ट्रेंड आता है तो अप ट्रेंड में स्टॉक सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता है, स्टॉक इस तरह जाता है, एक हायर लो बनाता है, एक हायर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, फिर एक हायर लो बनाने के बाद हायर हाई बनाता है, फिर एक हायर लो बनाता है। तो बेहतर ये है कि अप साइड पे निकालें, फिर हायर लो पे दोबारा बाय करें। बिल्कुल अगर आप उस हायर लो से पहले भी बाय कर लेंगे तो काफी आपको गेन मिल जाएगा, यानी कि अगर यहाँ की आपकी होल्डिंग हो तो वो काफी नीचे आ जाएगी। बेहतर ये आपकी प्राइस एवरेज हो जाएगी, जब नेक्स्ट हायर हाई बनाएगा तो उस पर आपको गेन हाँ ज्यादा बिल्कुल होगा। जी नेक्स्ट। सही सही, ठीक है, किसी का सही है, कुछ? जी थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ये नून्स का बता दें। नून्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका भी स्विंग ग्रुप में शेयर किया तो उस था पे कि एक्टिव शुगर हो के जाना अंदर जो चाहिए या अभी होल्ड रखें उसको? अभी आप होल्ड रख सकते हैं, इसमें तो वही तरीका है। और नून्स जो है काफी ज्यादा एग्रेसिव है इस टाइम पे। जो स्टॉक लगातार वीक कैप हो सकता है, अभी भी इसमें रैली हो सकती है, अभी भी ये काफी और ऊपर जा सकता है, रैली इसमें कंटिन्यू है। बेहतर तरीका ये है, अगर आप चार्ट यूज करते हैं, वैसे इसमें जहां पे भी गिरावट आई तो फिर इसमें लोअर लॉक लग सकता है। बेहतर ये है कि आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल रखें, 3% या 4% के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखें। और उसके अलावा जब भी ये EMA 5 से ऊपर है, EMA 10 से नीचे जाएगा तो फिर इसमें खतरा होगा नीचे जाने का।
स्टॉक है जिसका नाम है क्विस्ट फूड। आप देख रहे हैं कि ये 9 रुपए से कैप हो रहा है और अब ऑलमोस्ट 25 क्रॉस करके 28 पे आ गया। जी ये क्या सट्टा चल रहा है? नहीं सट्टा नहीं चल रहा। दरअसल क्विज का आप लोगों को याद होगा, ये जब मैंने शेयर किया था, 1 मिनट में बताता हूँ। क्विज में न्यूज पॉजिटिव है और इसके फंडामेंटल, ये उन कंपनियों में से जो छोटी कंपनियां बेहतर होने की उस पे आ जाती हैं, यानी कि जिनके फंडामेंटल बेहतर हो रहे होते हैं। इसकी अर्निंग काफी बेहतर हो रही है। इसका रीजन मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी हाल ही में इजराइल ईरान की वॉर हुई थी, फिर उसके बाद फलस्तीन की हुई थी, तो पाकिस्तान में ज्यादातर इजरायली आइटम पे बैन लग गया, जैसे कोक, पेप्सी, इन्हें कंज्यूम करना काफी लोगों ने काफी हद तक बैन कर दिया है। तो उसके बाद क्विज ने उस वक्त अपने बिजनेस में वो करी, क्या नाम है, डिवर्सिफिकेशन की और नई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च की हैं और भी काफी आइटम लॉन्च किए हैं, तो जिनकी सेल्स काफी अच्छी हो रही है। तो इसकी अर्निंग काफी बेहतर हो सकती है फ्यूचर में। वैसे तो अब काफी ऊपर आ गया है, अब यहाँ पे एंट्री लेना रिस्की है, लेकिन ये फ्यूचर में एक अच्छी कंपनी बन सकती है और वही ट्रिगर इसमें आया और ये अच्छा चल रहा है। इसे नीचे ही शेयर किया गया था, इसे तकरीबन 8 रुपए पे शेयर किया गया था, यहाँ पे सितंबर या अक्टूबर में से शेयर किया गया था और उसका यही रीजन बताया गया था कि ये एकदम अच्छा परफॉर्म करेगा। इसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉल शेयर की गई थी। जी नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, पीपीएल को अभी भी इस प्राइस पे बाय कर लेना चाहिए? नहीं, अभी बाय नहीं करना चाहिए जब तक इसमें करेक्शन ना हो। कहाँ तक करेक्शन करेक्शन आ नहीं, जब सकती तक मैं है? शेयर ना करूं। ओके, ठीक है। ओके। तकरीबन हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी बोलें। सर फिनियल का बता दें एफपीएन प्लीज। का तो अभी मैंने बताया, अगर ये स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने की न्यूज इसकी कंफर्म हुई शेयर होल्डर की मीटिंग के बाद, वोटिंग के बाद, तो ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। नहीं तो ये 11-12 रुपए तक भी आ सकता है। इसमें रिस्क भी है अच्छा और रिवार्ड भी है। रिवार्ड काफी अच्छा है यहाँ पे, लेकिन छोटी क्वांटिटी में बाय बनता है। अगर किसी का 1 मिलियन का पोर्टफोलियो है तो 1-2 के शेयर रख सकता है इसके, 2 और 3 के। हाँ, और जिसका ठीक है जैसे ठीक है अगर 1 शुरू। लाख के पोर्टफोलियो में आप 5000 लगा सकते हैं इसके अंदर, इतना कम इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें बस। जी सही है सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की हमारी मीटिंग यहीं पे हम खत्म करते हैं। काफी शेयर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और काफी पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। इंशाल्लाह कल ग्रुप में स्विंग कॉल शेयर की जाएंगी और इस बुल रन में काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे काफी स्टॉक, और उसमें हमें अच्छे तरीके से अच्छे माइंडसेट के साथ प्रॉफिट बुक करना है, सही टाइम पे दोबारा एंट्री लेनी है, सही टाइम पे जैसे जैसे शेयर हो रहे हो और उसमें जिसमें गिरावट आ रही हो, वक्ती तौर पे थोड़ी सी गिरावट पे हमें बाहर निकलना है, फिर दोबारा नीचे से दोबारा बाय करना है। और उसके अंदर जो हमारी स्विंग कॉल्स होंगी, स्विंग कॉल्स को हमें 50% को तो स्ट्रिक्ट होल्ड रखना है और 50% पे हम अप साइड पे सेल, वापस डाउन साइड पे बाय कर सकते हैं। सही, तो हमारी मीटिंग यहीं पे खत्म होती है इंशाल्लाह। जी आप पूछें अजहर हुसैन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम क्या हाल है सलाम, आपका? आप ठीक पूछें, फिर आपके बाद जो है मीटिंग क्लोज करेंगे। सर बस थोड़ा प्रेमा के बारे में पूछना था कि प्रेमा का क्या सीन है, क्योंकि मेरी 52 पे बाइंग है और काफी उसमें लॉस चल रहा है। 52 पे पाएंगे आपकी। इसमें आप एक स्ट्रेटेजी रख सकते हैं जो मैं आपको समझाता हूँ। ये 50 तक तो जाने के चांस हैं इसके, 50-55 तक जाने के चांस हैं। जब भी इसमें इस तरह का मूव आया, कैपो कैप होता हुआ पहुंच जाएगा। ये इसकी, जैसे कि आप देख सकते हैं, बीच बीच में तो ऐसे कैप लगते रहते हैं, इतने सारे कैप लगे हैं, लेकिन उसके बाद इसमें सेलिंग आ जाती है। ये फंसाने वाला स्टॉक है। इसमें एक स्ट्रेटेजी मैं आपको समझाता हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा और अगर उस पर अमल कर सकें तभी कीजिएगा। अगर आप नहीं समझें तो फिर उस पर अमल नहीं कीजिएगा। ये आप देख रहे हैं प्राइस रेंज जी जी सर। 38 to 42। जब भी ये 38 पे आए तो इसमें कुछ बाइंग करें, यानी कि 42 पे जाए तो अपने 20% शेयर सेल कर दें, 20%। और जो अमाउंट आपके पास आया उस अमाउंट को होल्ड रखें। जब ये 38 पे जाए दोबारा 38 की बाइंग लगा के रखें, उसी अमाउंट की जो शेयर मिले इसमें। फिर वो बाय होने के बाद दोबारा 42 के ऊपर उस अमाउंट के आप सेल लगा के रखें। 42 पे जाए तो सेल करें, 38 पे आए तो दोबारा बाय करें, 42 पे आए तो फिर सेल करें, फिर 38 पे दोबारा बाय करें। इस तरह आप कर सकते हैं। सही, ओके, ठीक है सर।
ओके, तो हमारी मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। हमारी मीटिंग यहाँ एंड हो रही है और तकरीबन मेंबर्स के सवालातों के जवाब हो चुके हैं और काफ़ी लोगों के माइंड जो डाउट थे वो भी क्लियर हो गए हैं और जिनके स्विंग में अगर किसी स्टॉक में स्टक थे तो उनके हवाले से भी डिस्कस हो गया। और इसके अलावा जो मेंबर्स ये नहीं देख पाए उनके लिए रिकॉर्ड हो जाएगी और उन्हें मिल जाएगी, और अगर किसी का यहाँ पे कोई डाउट रह गया हो तो वो भी वो रिकॉर्डिंग चेक कर सकता है यूट्यूब में जाके। इंशाल्लाह हमारी ये यहीं पे खत्म होती है और कल इंशाल्लाह स्विंग कॉल शेयर की जाएंगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज।